सबसे बड़ा सवाल, अगर इंसान अपने दिमाग का एक 100% इस्तेमाल करने लगे तो क्या वह अब भी इंसान ही रहेगा? हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी 90% में ऐसी कौन सी ताकतें छुपी हैं जिन्हें आज तक कोई इंसान छू भी नहीं पाया? अगर कोई इंसान उस छुपी हुई कैपेसिटी को अनलॉक कर ले तो क्या दर्द उसे महसूस होगा? क्या डर उस पर असर करेगा? क्या समय उसके लिए रुक सकता है? कहानी की शुरुआत में हम एक होटल के बाहर लूसी को उसके बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ देखते हैं। दोनों की मुलाकात सिर्फ एक हफ्ते पहले हुई थी और पिछली रात की पार्टी के बाद लूसी अब भी नशे की हालत में थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर रिचर्ड उससे एक छोटा सा काम निकलवाना चाहता है। वह लूसी से कहता है कि उसे होटल की रिसेप्शन पर जाकर मिस्टर जैंग के बारे में पूछना है और उन्हें एक ब्रीफ केस देना है। लूसी को यह बात अजीब लगती है क्योंकि इतने से काम के लिए रिचर्ड को $1000 मिले थे और वह समझ नहीं पाती कि इसमें ऐसा क्या खास है। इसी वजह से लूसी मना कर देती है, लेकिन रिचर्ड चालाकी से उस ब्रीफ केस को हथकड़ी की मदद से लूसी के हाथ से बांध देता है। मजबूरी में लूसी को होटल के अंदर जाना पड़ता है। रिसेप्शन पर पहुंचकर लूसी मिस्टर जैंग के बारे में पूछती है और बताती है कि उसे रिचर्ड ने भेजा है। रिसेप्शनिस्ट उनकी बात चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है क्योंकि मिस्टर जैंग को इंग्लिश नहीं आती। तभी पता चलता है कि मिस्टर जैंग कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक माफिया है। अचानक मिस्टर जैंग के आदमी रिसेप्शन पर आते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के रिचर्ड को गोली मार देते हैं। वहां मौजूद लोग कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं। इसके बाद वे लूसी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। लूसी को उस जगह पर लाया जाता है जहां मिस्टर जैंग अपने दुश्मनों को बेरहमी से मार रहा होता है। यह सब देखकर लूसी की हालत खराब हो जाती है। मिस्टर जैंग लूसी के पास आता है और एक आदमी को फोन करता है जो उनकी बातचीत ट्रांसलेट करता है। लूसी घबराकर बताती है कि यह सब रिचर्ड की वजह से हुआ है। यह एक बड़ी गलतफहमी है और उसे इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह खुद को एक बेचारी लड़की बताकर अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन मिस्टर जैंग को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह कहता है कि रिचर्ड पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद मिस्टर जैंग लूसी को ब्रीफ केस खोलने का कोड बताता है और खुद सामने वाले कमरे में चला जाता है, जबकि उसके सारे आदमी बुलेट प्रूफ आर्मर और शील्ड्स लेकर तैयार खड़े रहते हैं। जब ब्रीफ केस खोला जाता है तो सबकी हैरानी के लिए उसमें बॉम्ब नहीं बल्कि कई प्लास्टिक पैकेट्स होते हैं जिनमें नीले रंग का पाउडर भरा होता है। मिस्टर जैंग उस पाउडर का थोड़ा सा हिस्सा निकालता है और उसके आदमी एक कैदी को लेकर आते हैं जिसे ड्रग की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए रखा गया होता है। जैसे ही वह आदमी उस नीले पाउडर का छोटा सा हिस्सा कंज्यूम करता है, उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है और वह पागलों की तरह हंसने लगता है। टेस्ट पूरा होते ही मिस्टर जैंग उसे गोली मार देता है क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रहती। इसके बाद मिस्टर जैंग लूसी को अपने लिए काम करने का ऑफर देता है, लेकिन लूसी साफ मना कर देती है। इस पर एक गुंडा उसके सिर पर जोर से मुक्का मारता है और लूसी बेहोश हो जाती है। इसके बाद कहानी अचानक एक लेक्चर हॉल में शिफ्ट होती है जहां रिनाउंड साइंटिस्ट प्रोफेसर नॉर्मन अपने स्टूडेंट्स को ब्रेन कैपेसिटी के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन बताते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी की रिसर्च से यह साबित हुआ है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने ब्राय एन का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करता है, जबकि बाकी 90% में असीम शक्तियां छिपी हुई हैं। अगर कोई इंसान उस क्षमता को अनलॉक कर ले तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ सकती हैं। वह बताते हैं कि इंसान ने अब तक जितनी भी तरक्की की है वह सिर्फ उसी 10% ब्रेन यूजेज से की है। जानवरों की बात करें तो ज्यादातर जीव अपने ब्रेन का करीब 5% ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि डॉल्फिन्स लगभग 20% तक ब्रेन यूज कर सकती हैं। इसी वजह से डॉल्फिन्स ने सोनार वेव्स विकसित की हैं, जिनकी मदद से वे पानी के अंदर रहते हुए भी एक दूसरे को सिग्नल भेज सकती हैं, जो इंसानों द्वारा बनाए गए साउंड सिस्टम से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं। प्रोफेसर नॉर्मन यह भी समझाते हैं कि अगर सेल्स के लिए हालात अनुकूल होते हैं तो वे रिप्रोड्यूस करती हैं, लेकिन अगर हालात प्रतिकूल हो जाएं तो वही सेल्स खुद को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, जिससे तबाही मच जाती है। लेक्चर खत्म होते ही कहानी फिर से लूसी पर लौट आती है, जहां हम उसे एक होटल के कमरे में बेहोशी की हालत में देखते हैं और उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही होती है। जब लूसी होश में आती है और अपने पेट की तरफ देखती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई है और उस पर खून लगा हुआ है। पास ही ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स भी पड़े होते हैं। तभी एक गुंडा उसे कपड़े पहनने और बाहर आने का आदेश देता है। बाहर आकर लूसी सीधे मिस्टर जैंग से पूछती है कि उन्होंने उसके पेट के साथ क्या किया है। जवाब में उनका एक आदमी जो इंग्लिश बोलता है साफ शब्दों में बताता है कि उन्होंने उसके शरीर से कोई बॉडी पार्ट नहीं निकाला है, बल्कि उस नीले ड्रग का एक पैकेट, जिसका साइंटिफिक नाम CPHR है, उसके पेट के अंदर छुपा दिया गया है। वह ड्रग इतना पावरफुल है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी हैवी डिमांड है और इसी वजह से वह बेहद कीमती भी है। योजना यह थी कि लूसी के जरिए उस पैकेट को दूसरी कंट्रीज में स्मगल किया जाए। लूसी अकेली नहीं थी, उसके साथ 3 और लोग थे और उन तीनों के पेट में भी एक एक पैकेट डाला गया था। सभी को अलग अलग कंट्रीज में भेजा जाना था, जहां मिस्टर जैंग के लोग उनका ऑपरेशन करके उन पैकेट्स को बाहर निकालते और मार्केट में बेचते। यही मिस्टर जैंग का पूरा बिजनेस था। उसके आदमी उन्हें धमकाते भी हैं कि अगर उन्होंने भागने की कोशिश की या पुलिस की मदद ली तो उनके पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद उन सबके मुंह पर कपड़ा बांध दिया जाता है और उन्हें ले जाया जाता है। लूसी अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन किसी तरह अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कर रही होती है। जब उसके मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो वह खुद को एक कंक्रीट के कमरे में पाती है। वहां मौजूद एक गुंडा उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लूसी उसे धक्का देकर रोकने की कोशिश करती है, जिससे वह गुंडा और भड़क जाता है और गुस्से में लूसी के पेट पर जोरदार किक मारता है। उसी झटके में वह वहां से चला जाता है, लेकिन लूसी के पेट से खून बहने लगता है और अंदर लगाया गया ड्रग पैकेट फट जाता है। वह CPHR सीधे उसके खून में घुलने लगता है। वही ड्रग जिसकी एक छोटी सी मात्रा ने पहले मिस्टर जैंग के कमरे में टेस्ट सब्जेक्ट की हालत खराब कर दी थी, अब पूरी ताकत के साथ लूसी के शरीर में फैलने लगता है। धीरे धीरे लूसी के शरीर में मानो हजारों वोल्ट्स का करंट दौड़ने लगता है। उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वह हवा में उठने लगती है।
उसकी बॉडी के अंदर जैसे छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स हो रहे हों और नीले रंग की एनर्जी उसकी पूरी बॉडी पर हावी होने लगती है। उसकी आंखों का रंग पल भर में बदल जाता है और उसके अंदर जबरदस्त पावर जाग जाती है। इसी दौरान प्रोफेसर नॉर्मन की आवाज से सुनाई देती है, जहां वह समझा रहे होते हैं कि अगर इंसान का ब्रेन 20% कैपेसिटी तक पहुंच जाए तो वह पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकता है। ऐसी हालत में इंसान एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी बिल्कुल शांत रह सकता है और सही समय पर सही फैसला ले सकता है। वह बताते हैं कि इंसान के शरीर में 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन हम उनमें से सिर्फ करीब 15% ही यूज करते हैं। हमारे शरीर में गैलेक्सी के तारों से भी ज्यादा कनेक्शंस हैं। फिर भी इतने बड़े नेटवर्क का लगभग 90% हिस्सा इंसान आज तक एक्सेस नहीं कर पाया है। प्रोफेसर नॉर्मन यह भी कहते हैं कि 40% कैपेसिटी पर इंसान दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सकता है और इसके बाद मेटल तक को कंट्रोल करना संभव हो जाता है। इससे आगे की जानकारी उनके पास भी नहीं है। तभी एक स्टूडेंट सवाल करता है कि अगर इंसान अपने ब्रेन का 100% अनलॉक कर ले तो क्या होगा। प्रोफेसर नॉर्मन जवाब देते हैं कि उन्हें भी इसका कोई अंदाजा नहीं है। इधर लूसी के अंदर ड्रग के असर से उसके ब्रेन न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो चुके होते हैं और वह 20% कैपेसिटी तक पहुंच जाती है। उसका दिमाग पूरी तरह शांत हो चुका होता है और वह गुंडों से निपटने के लिए तैयार होती है। तभी एक गुंडा कमरे में आता है। लूसी जानबूझकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और जैसे ही वह उसके पास आता है, लूसी बेहद आसानी से उसे काबू में कर लेती है और उसे सबक सिखा देती है। वह उसकी गन उठा लेती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर कुछ गुंडे खाना खा रहे होते हैं और लूसी बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को शूट कर देती है। अपनी बॉडी को ऊर्जा देने के लिए वह तेजी से खाना खाने लगती है, जैसे किसी मशीन में फ्यूल डाला जा रहा हो। इसी दौरान एक गोली उसे लगती है, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। वह अपने हाथ से आराम से उस बुलेट को बाहर निकाल लेती है, जैसे यह उसके लिए कोई मामूली सी बात हो। ठीक वैसा ही जैसा प्रोफेसर नॉर्मन ने अपने लेक्चर में बताया था, अब लूसी का अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल हो चुका होता है। इसके बाद लूसी गन्स को एक बैग में रखती है और एक कैब में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में जब कैब सिग्नल पर रुकती है तो लूसी को अचानक एहसास होता है कि वह दूर खड़े लोगों की फोन कॉल्स तक सुन पा रही है। उसकी सुनने की शक्ति इतनी बढ़ चुकी होती है कि वह काफी दूरी पर भी है मौजूद लोगों की बातें साफ सुन सकती है। इतना ही नहीं, कुछ ही पलों में वह उन कॉन्वर्सेशंस को सुनते सुनते पूरी चाइनीज लैंग्वेज भी समझने लगती है। हॉस्पिटल पहुंचकर लूसी सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाती है। वहां स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे डाटा को देखकर वह कहती है कि यह सर्जरी उसकी जान नहीं बचा पाएगी। इसके बाद वह डॉक्टर पर गन तान देती है और उसे अपने पेट से ड्रग पैकेट निकालने का आदेश देती है। लूसी की हालत और उसकी बातें देखकर डॉक्टर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर उसके शरीर को सुन्न करने के लिए एनेस्थीसिया देने की तैयारी करता है, लेकिन लूसी उसे साफ मना कर देती है और बिना किसी एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करने के लिए कहती है। ऑपरेशन के दौरान लूसी अपनी मां को फोन करती है और बताती है कि उसे अपने बचपन से जुड़ी हर चीज याद आ रही है। उसे अपने जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें साफ साफ याद हैं, यहाँ तक कि वह अपनी मां के दूध का स्वाद भी महसूस कर पा रही है, जो किसी भी छोटे बच्चे के लिए याद रखना नामुमकिन होता है। लूसी कहती है कि अब वह सब कुछ महसूस कर सकती है, ग्रेविटी, धरती की रोशनी और हवा तक। ऑपरेशन पूरा होने पर डॉक्टर उसके पेट से ड्रग का पैकेट निकालता है, जिसका वजन करीब 500 ग्राम होता है, क्योंकि बाकी ड्रग उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो चुकी होती है। डॉक्टर जब उससे ड्रग का नाम पूछता है तो लूसी बताती है कि इसका नाम CPH4 है। यह सुनते ही डॉक्टर हैरान हो जाता है और बताता है कि CPH4 एक बेहद पावरफुल ड्रग है जो प्रेग्नेंट वुमेन के शरीर में प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते के आसपास बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है और उसी से वूम में बच्चे की हड्डियों का निर्माण होता है। डॉक्टर यह सोचकर और भी ज्यादा चौंक जाता है कि लूसी अब तक जिंदा कैसे है, कि शायद वह ज्यादा देर तक जिंदा भी न रह पाए। इसके बाद लूसी अकेली ही मिस्टर जैंग के पास पहुंचती है। रास्ते में वह उसके आदमियों को शूट करते हुए बड़ी आसानी से मिस्टर जैंग तक पहुंच जाती है, जिसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता। लूसी उसके दोनों हाथों पर चाकू से जोरदार वार करती है और CPH4 के बाकी 3 पैकेट्स के बारे में पूछती है जो बाकी 3 लोगों के पेट में डाले गए थे। मिस्टर जैंग कुछ नहीं बोलता तो लूसी उसके दिमाग को रीड करके पता लगा लेती है कि वे पैकेट्स बर्लिन, पेरिस और रोम में डिलीवर होने वाले हैं। सिर्फ 2 मिनट के अंदर लूसी मिस्टर जैंग की हालत खराब कर देती है। इसके बाद लूसी अपनी एक सहेली के घर जाती है, जहां वह इंसानी दिमाग पर आधारित प्रोफेसर नॉर्मन की पूरी रिसर्च सिर्फ कुछ ही मिनटों में पढ़ लेती है। यह रिपोर्ट करीब 6734 पेजेस की होती है। फिर लूसी प्रोफेसर नॉर्मन को फोन करके अपने बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि उसने अपने ब्रेन की 28% कैपेसिटी अनलॉक कर ली है। प्रोफेसर नॉर्मन को पहले लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन लूसी उनके रूम में मौजूद टीवी, मोबाइल, रेडियो और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कंट्रोल करके उन्हें यकीन दिला देती है। लूसी बताती है कि CPH4 ड्रग उसके ब्रेन न्यूरॉन्स को लगातार एक्टिवेट कर रहा है और बहुत जल्द वह अपने ब्रेन का 100% अनलॉक कर लेगी, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह कब तक जिंदा रहेगी। वह यह भी कहती है कि अब उसे दर्द महसूस नहीं होता, उसकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं और जो चीजें इंसान को इंसान बनाती हैं वे सब उसके अंदर से धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। प्रोफेसर नॉर्मन उसकी हालत समझ जाते हैं और उसे वही करने की सलाह देते हैं जो नेचर का बेसिक रूल है, यानी जो सीखा गया है उसे आगे पास किया जाए। उनकी बात सुनकर लूसी को डायरेक्शन मिल जाती है और वह 12 घंटे बाद उनसे मिलने का वादा करती है। अब लूसी को CPH4 के बाकी 3 पैकेट्स किसी भी तरह हासिल करने होते हैं। टीवी पर अपनी खबर देखकर वह पल भर में अपना हुलिया बदल लेती है। इसके बाद वह एक पुलिस ऑफिसर डेल रियो को यूरोप में होने वाली CPH4 ड्रग स्मगलिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन देती है। लूसी की पावर्स अब काफी हद तक एक्टिवेट हो चुकी होती हैं और वह एक नजर में ही पुलिस डॉग को कंट्रोल कर लेती है जिसने उसे पहचान लिया था। वह डेल रियो की स्क्रीन पर उन तीनों लोगों की फोटोज भी शेयर करती है जिनके पेट में ड्रग छुपाई गई थी। यह सब देखकर डेल रियो पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसके बाद लूसी फ्लाइट में बैठकर डेल रियो के साथ निकल जाती है। लूसी की दी गई इन्फॉर्मेशन की वजह से बर्लिन, पेरिस और रोम में उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। फ्लाइट के दौरान लूसी बेहद तेज स्पीड से रिसर्च कर रही होती है
ताकि टाइम की शुरुआत से लेकर अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके प्रोफेसर नॉर्मन को दे सके। इस दौरान वह 40% कैपेसिटी तक पहुंच चुकी होती है। उसकी बॉडी के सेल्स खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते और जैसे ही हालात अनुकूल नहीं रहते, सेल्स अपनी मर्जी से काम करने लगते हैं और डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। लूसी के दांत गिरने लगते हैं और उसकी बॉडी हवा में डिसॉल्व होने लगती है, जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। वह किसी तरह प्लेन के टॉयलेट में जाकर खुद को बंद कर लेती है। उसका चेहरा एक तरफ झुकने लगता है और खुद को बचाने के लिए वह CPH4 कंज्यूम करने लगती है ताकि किसी तरह जिंदा रह सके। कुछ देर के लिए उसकी हालत सुधरती है, लेकिन फिर एक एक्सप्लोजन होता है और उसकी बॉडी के पार्टिकल्स हवा में फैलने लगते हैं। इसके बाद हम एयरपोर्ट पर डेल रियो को देखते हैं, जहां डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि लूसी एयरपोर्ट हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। लूसी अब 50% कैपेसिटी तक पहुंच चुकी होती है। जब वह अपने रूम से बाहर आती है तो डेल रियो अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी सिर्फ हाथ के इशारे से ही उन सभी को सुला देती है और डेल रियो की गन की मैगजीन खाली कर देती है। डेल रियो को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। लूसी उससे CPH4 के पैकेट्स मांगती है जो उन 3 लोगों के पेट में थे और जिन्हें पुलिस ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल ले गई थी। इसके बाद लूसी डेल रियो की कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। डेल रियो उसकी पावर्स को देखकर टेंशन में होता है, लेकिन लूसी उसे भरोसा दिलाती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हॉस्पिटल के बाहर मिस्टर जैंग का एक आदमी उन तीनों लोगों की निगरानी कर रहा होता है और फोन पर मिस्टर जैंग को सारी जानकारी देता रहता है। अब लूसी मोबाइल नेटवर्क्स को अपनी आंखों से देखने लगती है और अपने हाथों से कंट्रोल करके मिस्टर जैंग और उसके आदमी के बीच चल रही कॉन्वर्सेशन को कार रेडियो पर सुनने लगती है। मिस्टर जैंग अपने आदमियों को आदेश देता है कि किसी भी तरह CPH4 के पैकेट्स पुलिस कस्टडी से वापस लाए जाएं, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। इससे पहले कि मिस्टर जैंग के आदमी पैकेट्स ले पाते, लूसी का वहां पहुंचना बेहद जरूरी होता है। इसलिए लूसी खुद कार ड्राइव करने लगती है। उसने इससे पहले कभी ड्राइविंग नहीं की होती, लेकिन वह गाड़ी ऐसे चला रही होती है जैसे ये उसके लिए कोई वीडियो गेम हो। उसकी ड्राइविंग देखकर डेल रियो भी डर जाता है। इसी दौरान मिस्टर जैंग के आदमी हॉस्पिटल में मौजूद सभी पुलिस वालों को शूट कर देते हैं और उन तीनों लोगों के पेट से CPH4 के पैकेट्स निकालने लगते हैं। जब एक पुलिस ऑफिसर और गुंडों के बीच शूट आउट होता है, तभी लूसी वहां पहुंच जाती है। मिस्टर जैंग का एक आदमी किसी तरह 2 पैकेट्स ब्रीफ केस में रखकर रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और अपने आदमियों को लूसी को शूट करने का आदेश देता है, लेकिन लूसी अब और ज्यादा पावर हासिल कर चुकी होती है। वह गुंडों के सामने एक अदृश्य दीवार की बना देती है और बाकी लोगों को एक एक करके हवा में उड़ा देती है। वह आसानी से ब्रीफ केस हासिल कर लेती है और तीसरा पैकेट भी उस आदमी के पेट से निकाल लेती है। इसके बाद लूसी कार में बैठकर प्रोफेसर नॉर्मन के पास निकल जाती है। रास्ते में मिस्टर जैंग उसे देखकर समझ जाता है कि CPH4 के सारे पैकेट्स लूसी ने हासिल कर लिए हैं। प्रोफेसर नॉर्मन यूनिवर्सिटी पहुंच चुके होते हैं, जहां लैब में उनकी पूरी टीम और कंप्यूटर्स तैयार होते हैं ताकि लूसी की ब्रेन कैपेसिटी पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। इसी दौरान मिस्टर जैंग और उसके आदमी भी उनका पीछा करते हुए यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। मिस्टर जैंग का एक आदमी यह कहते हुए गाड़ी से उतरता है कि लूसी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी चुड़ैल है जिसे मारना बेहद मुश्किल है। मिस्टर जैंग यह कहते हुए आगे बढ़ता है कि उसे यह सब पहले से पता है और वह लूसी को खुद मारेगा। वह अपने सभी आदमियों को हमले के लिए तैयार होने का आदेश देता है। लूसी उनकी बातचीत सुन लेती है और डेल रियो से कहती है कि वह उन्हें रोकने की कोशिश करे ताकि वह अपना एक्सपेरिमेंट शांति से पूरा कर सके। इसके बाद लूसी प्रोफेसर नॉर्मन को सेल्स के काम करने के तरीके के बारे में समझाने लगती है। वह बताती है कि सेल्स का फंक्शनिंग इंसान की कैलकुलेशन से बिल्कुल अलग होता है। हमारे शरीर में असीमित शक्तियां मौजूद हैं और अगर हम सिर्फ अपने सेल्स को कंट्रोल करना सीख लें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन पूछते हैं कि अगर संसार इंसानी कैलकुलेशन के आधार पर नहीं चलता तो फिर चलता कैसे है और हमारी कैलकुलेशन गलत क्यों साबित होती है। लूसी उदाहरण देकर समझाती है कि अगर किसी कार को बहुत तेज स्पीड से चलाया जाए तो एक समय ऐसा आता है जब वह दिखाई देना बंद कर देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया। इसी तरह बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंसान की कल्पना से परे हैं, लेकिन उनका अस्तित्व फिर भी मौजूद है। लूसी कहती है कि समय हर चीज के अस्तित्व का आधार है, क्योंकि समय के बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी बीच मिस्टर जैंग हमला शुरू कर देता है और डेल रियो अपनी टीम के साथ डिफेंस में लग जाता है। लूसी अपने ब्रेन की एक 100% कैपेसिटी अनलॉक करने के लिए CPH4 को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने की तैयारी करती है। लैब में मौजूद सारे कंप्यूटर्स और कैमरास का सेटअप रेडी कर दिया जाता है। प्रोफेसर नॉर्मन परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसान अभी इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लूसी उन्हें भरोसा दिलाती है कि सही इंफॉर्मेशन हमेशा सही फैसले लेना सिखाती है। वह कहती है कि वह एक ऐसा कंप्यूटर बनाएगी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी और उसे सिंपल लैंग्वेज में समझने का तरीका भी बताया जाएगा ताकि यह मानव एवोल्यूशन में एक रेवोल्यूशन ला सके। बाहर डेल रियो और मिस्टर जैंग के बीच जबरदस्त शूट आउट चल रहा होता है और काफी नुकसान हो रहा होता है। इसके बाद लूसी CPH4 कंज्यूम करती है और उसके अंदर जबरदस्त ताकत भरने लगती है। वह 70% कैपेसिटी तक पहुंच जाती है। लैब में मौजूद मेटल डिवाइसेस, कंप्यूटर्स और एनर्जी का इस्तेमाल करके वह एक सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू कर देती है ताकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सके। धीरे धीरे वह 80% और फिर 90% तक पहुंच जाती है। इसी दौरान मिस्टर जैंग के आदमी पुलिस पर भारी पड़ने लगते हैं और उनका एक आदमी RPG फायर कर देता है। उस झटके के साथ ही लूसी टाइम ट्रैवल में पहुंच जाती है। अब वह समय को कंट्रोल कर पा रही होती है और अपनी मर्जी से किसी भी जगह किसी भी समय जा सकती है। वह एक ही पल में सैकड़ों साल पीछे चली जाती है और ह्यूमन एवोल्यूशन को देखती है। इसके बाद वह डायनासोर के समय में पहुंचती है। फिर वह दुनिया की पहली औरत को देखती है जिसका नाम लूसी था, जिनकी स्पीशीज समय के साथ इवॉल्व होकर आगे चलकर इंसान बनी। वह सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों साल पहले के बदलावों को न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि हमारी गैलेक्सी में भी होते हुए देखती है। वह समय की शुरुआत से लेकर अब तक की हर चीज को समझने लगती है। इस दौरान वह 99% कैपेसिटी तक पहुंच चुकी होती है।
इसी समय मिस्टर जैंग गन लेकर लूसी को शूट करने के लिए लैब में पहुंच जाता है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन तब तक लूसी अपने ब्रेन की एक 100% कैपेसिटी तक पहुंच चुकी होती है और वहां से गायब हो जाती है। वहां सिर्फ उसके कपड़े रह जाते हैं। गुस्से में मिस्टर जैंग प्रोफेसर नॉर्मन पर गन तान देता है। तभी पीछे से डेल रियो आता है और मिस्टर जैंग को शूट कर देता है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर नॉर्मन को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की होती है। जैसे ही प्रोफेसर नॉर्मन वह पेन ड्राइव रिसीव करते हैं, लूसी का बनाया हुआ कंप्यूटर बिखर जाता है। जब डेल रियो पूछता है कि लूसी कहाँ गई, तो लूसी उसके मोबाइल पर मैसेज भेजती है, आई एम एवरीवेयर। प्रोफेसर नॉर्मन समझ जाते हैं कि लूसी अब उसी तेज रफ्तार कार की तरह बन चुकी है जो दिखाई नहीं देती लेकिन एग्जिस्ट करती है। आखिर में लूसी कहती है कि अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था, अब सवाल यह है कि हमने उसके साथ क्या किया, और इसी सवाल के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। लूसी की यह कहानी सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये उस सवाल की थी जिसका जवाब शायद इंसान अभी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही माइंड बेंडिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।